कांग्रेस ने कहा हमारी लाश में बने, सादतें दी हैं उत्तराखंड के लिए। उनके घर में 2 टाइम चूल्हा नहीं जल रहा। उत्तराखंड के अंदर हमारे शहीदों का अपमान हो रहा है कि मुख्यमंत्री क्या जवाब देते? केदारनाथ में जो मरे हैं इनको जो है मोक्ष मिलेगा। तो ये 20 बच्चे पैदा करोगे केवल 5 किलो राशन के लिए? कपिल शर्मा शो मुख्यमंत्री जी के द्वारा चल रहा है। शांति प्रसाद भट्ट जी के बारे में अगर मैं कहूं कि आंदोलनकारी एक रहे हैं, ये कोई बेईमानी नहीं होगी क्योंकि नज़दीक से इन्होंने देखा है। उसके बाद अपने प्रदेश के हितों के लिए जो एक संघर्ष इन्होंने किया, उसके साथ साथ ही कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना भी की गई। लेकिन दौर बदलता गया और उसके साथ साथ हौसले भी पस्त होते गए। आज शांति प्रसाद भट्ट जी से मैं जो वार्ता करूंगा उत्तराखंड क्रांति दल को लेकर करूंगा। आज प्रदेश की क्या कुछ स्थिति है और प्रदेश में इनकी अपनी पार्टी किस लेवल पर है। भट्ट जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि एक राजनीतिक फिलोसफर हुए हैं अरस्तु जी, उन्होंने राजनीति की परिभाषा दी थी और है आज भी कि शक्ति अर्जन के लिए या देश हित के लिए, जनहित के लिए किया गया संघर्ष ही राजनीति है। बिल्कुल। आज के दौर के अंदर आप उस राजनीति को किस पहलू से देख रहे हैं और क्या कोई एंगल बदला हुआ नजर आता है आपको? देखिए, यदि अरस्तु को कोड करके अगर आपने कहा है तो ठीक इसके उल्टे चले जाइए। आज स्वहित पर राजनीति हो रही है। कॉरपोरेट जगत राजनीति को प्रभावित कर रहा है और उसका दुष्परिणाम है जनहित के मुद्दों पे सरकारें काम नहीं कर रही हैं। परिणाम आपके सामने है। शहर और शहर के इर्द गिर्द पूंजीपति पनप रहा है। भारत किसानों से जाना जाता है, गांव गांव से जाना जाता है। गांव की दशा, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो वो सुधार नहीं पा रही है, चाहे फिर वो राज्य सरकारें वो सुधार नहीं पा रही हैं। तो स्थिति कमोवेश बड़ी दुखदाई है। और जो अरस्तु ने जिस बात को आपने कोड किया है इसके ठीक उल्टे काम हो रहा है और उसी का कारण है देश के अंदर अशांति, अराजकता और अभाव। ये इस राजनीति के कारण हो रही है। तो माना जाए परिभाषा बदल चुकी है। देखिए, निश्चित रूप से आप देखिए, हमने उत्तराखंड राज्य मांगा इसीलिए था कि उत्तराखंड के मूल सुविधाओं के लिए हम तरस रहे थे। इसीलिए हमने कहा आज दो, अभी दो अलग राज्य दो। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हम सभी वर्ग के लोगों ने मिलकर उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। राज्य बना। बनने के बाद आप पत्रकार हैं, बताइए क्या एक मौलिक विषय पर कार्य हुआ? केवल सड़क खोदना, भ्रष्टाचार करना, अपनों को काम बांटना। अगर ये अरस्तु की राजनीति थी तो आप बताइए, फिर तो सब सही है। लोकहित में राज करने की जो नीति थी वो कहाँ रह गई? अब तो स्वहित है। एक नेता के पैर पकड़ो, एक बड़ी पार्टी को पकड़ो, उसके बाद जय जयकार करो, जितना ज़्यादा चिल्लाओगे उतना बड़ा पद पाओगे। उसके बाद आपकी क्या स्थिति होगी? आपने यहाँ 11 मुख्यमंत्री देख लीजिए। 11 पैसे का काम यदि हुआ हो तो मैं मानता हूँ ये लोकतंत्र है। अच्छा, उत्तराखंड क्रांति दल जिस वक्त संघर्ष हो रहा था जी, और आंदोलनकारी एक समिति भी बनी थी, बाद में फिर पार्टी में तब्दील हुई। लेकिन उस दौरान जो एक जोश और खरोश और एक अपने हक मांगने के लिए जो हथियार थे, वो चाहे आंदोलन के हों, नारे हों या कुछ भी हों, तो वो आज इस तरीके से हो गए हैं। आज 20 साल जो उत्तराखंड को बने हुए हो गए कि जैसे भूसे के ढेर के अंदर सुई का ढूंढना। तो वाकई ये सच है, कह सकते हो आप। बिल्कुल सही कह रहे हो कि उत्तराखंड क्रांति दल आज अपने हथियारों को एक सुई के तरीके से ढूंढता फिर रहा है भूसे के ढेर में। देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जब 79 में उत्तराखंड क्रांति दल ने अलग राज्य की बात कही थी तो पूरे उत्तराखंड का जनमानस इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि कैसे राज्य बनेगा। एक सिरे से हमको नकार दिया गया और राष्ट्रीय पार्टियां नहीं चाहती थी अलग राज्य बने। यही तो कारण है कि कांग्रेस ने कहा हमारी लाश में बनेगा और भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये उत्तर प्रदेश का मुकुट है, कभी सिर धड़ अलग से अलग नहीं हो सकता धड़ से। तो आप देखिए, 2 बड़ी विचारधाराएं अलग राज्य के पक्ष में नहीं थी और उत्तराखंड क्रांति दल एक संकल्प के साथ उत्तराखंड क्रांति दल का गठन करके केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम के हमको अलग राज्य चाहिए। और 80 के दशक तक, वकील जी, मैं आपको बता दूं, हमको हमारे ही घर में विरोध झेलना पड़ता था कि ये नहीं हो सकता, ये कैसी बातें कर रहे हो, अलगाव की भाषा है, ठीक नहीं है, नहीं होगा। मगर 80 के दशक आते 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 89 का चुनाव आपने बडोनी जी का देखा। चुनाव जीत गए थे, उनको षड्यंत्र के तहत हराया गया।
उधर काशी सिंह येरी पिथौरागढ़ से जीत गए थे, षड्यंत्र की तरह हराया गया। 90 के दशक तक आते आते भाजपा कांग्रेस बैकफुट पर चली गई थी। भाजपा तो थी नहीं तब तक, बैकफुट पर आ गए और उत्तराखंड का आंदोलन फ्रंट फुट पर आ गए। हमने बड़े कॉज के लिए जनता के बीच में एक संदेश दिया कि उत्तराखंड के हित में पूरा समाज एक होना चाहिए। भाजपा कांग्रेस की नीतियां राज्य विरोधी हो सकती हैं, इसमें रहने वाले उत्तराखंड के लोग हैं। अगर ये उत्तराखंड का आंदोलन की इस मांग के साथ में सहमति दिखाते हैं तो उत्तराखंड का आंदोलन बड़ा दिल के साथ इनको स्वीकार करेगा। और उसका परिणाम देखिए कि 90 के दशक में भाजपा कांग्रेस वाले झंडा लेके चलने में डरते थे। हमने बडोनी जी ने फिर 94 में संयुक्त संघर्ष समिति बनाई, उसकी कमान अपने अपने हाथ में रखी। ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जो हमारे पहले हथियार के तौर से दिए गए थे कि उत्तराखंड के 4 सिपाही, बाकी इसको आप खुद पूरा कर देगा, तो क्या वो जंग खा गए हैं क्या? देखिए, हमने कहा यदि हम चाहते कि उत्तराखंड में एक वर्ग का उत्तराखंड होगा, बाकी को हम जो उत्तराखंड से बाहर भगाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, तेलंगाना उदाहरण है, बिहार उदाहरण है, जहां जहां अलगाववाद की भाषा बोली वहां वहां नेता बड़े बनकर उभरे। मगर हमने भारत के संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान और भारत के संविधान को आधार बनाकर हमने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उत्तराखंड के 4 सिपाही, भारत का कोई भी नागरिक उत्तराखंड की किसी भी भूमि में रहेगा, हम उसके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, उसको आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से संपन्न बनाने का काम करेंगे, हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 94 की घटना, रामपुर तिराह कांड हुआ, खटीमा हुआ, मसूरी कांड हुआ, हम चाहते एक लाइन खींच के आज हम सांसद और विधायक होते, सत्ता में भाजपा कांग्रेस ना होती। मगर ये भाषा भारत के संविधान के लिए ठीक नहीं थी, हमने उसको स्वीकारा और उसका परिणाम भी हम भुगत रहे हैं। हमने सबको साथ लिया, हमारे साथ राज्य बनने के बाद वो साथ नहीं है और आज राज्य भुगत रहा है उसका। लेकिन एक दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो इस बात का भी नारा देती हैं, सबका साथ सबका विकास। और इससे पहले एक नारा और आया था, शायद आपको ध्यान हो जी, कि अटल ने बनाया मोदी संवारेंगे। तो वहाँ तो आप उत्तराखंड क्रांति दल का औचित्य ही खत्म कर दिया था इन लोगों ने। इतिहास झूठ लिखो, पढ़ने वाले झूठ पैदा करो, झूठ प्रचार करो, फिर वो सत्य हो जाता है। आपको नहीं मालूम, पत्रकार हो आप, यदि शांति प्रसाद भट्ट आपके सामने झूठ बोलेगा, मैं अभी उठ के चला जाऊंगा यहाँ से। 1996 में HD देवगौड़ा ने घोषणा करी थी, लाल किले से घोषणा करी थी, 97 में राज्य को अस्तित्व में आ जाना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं आर्टिकल चलते? ये 4 साल राज्य को बनने में देर क्यों लगी? इसलिए लगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, HD देवगौड़ा की सरकार गिर गई और भाजपा की जब सरकार आई तो भाजपा ने 4 साल षड्यंत्र करे उत्तराखंड को गुलाम बनाने के लिए। ये कैसा राज्य हमको दे दिया भाई? जल, जंगल, जमीन, रोजगार, स्वरोजगार, बोली, भाषा, कानून, कुछ भी तो हमारा नहीं था। आज भी 70,000 करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश दबा के बैठा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ऐसा राज्य हमको अटल ने दिया। और जो कहते हैं अटल ने बनाया है और हम संवारेंगे, संवार तो रहे हैं, प्रचंड बहुमत में मुख्यमंत्री बदल दिया। क्यों? बेईमान थे और ईमानदार थे तो क्यों बदला? और बेईमान हैं तो जेल क्यों नहीं भेज रहे? चलिए भट्ट जी, ये वो सवाल हैं जिन पर कोई बात नहीं करता। हम यूकेडी के नेता हैं, राज्य आंदोलन से निकले हैं, हमारी सच्चाई में कड़वाहट जरूर हो सकती है, मगर हम ईमानदार हैं। हम हर वर्ग को अपने साथ लेकर राज्य के विकास की बात करते हैं। आज नहीं तो कल, मैदान से लेकर पहाड़ तक एक मत जिस दिन होंगे, उस दिन आपको दिखेगा कि उत्तराखंड क्रांति दल की कैबिनेट में मुस्लिम भी होगा, सरदार भी होगा, अल्पसंख्यक भी होगा और पहाड़ी भी होगा। सबका समावेश गुलदस्ता बनेगा, विकास सभी घर का, सभी गांव का होगा। मगर हम भाजपा कांग्रेस की तरह समाज को तोड़कर राजनीति नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नुकसान चाहे 20 साल और झेलना पड़े, हम उत्तराखंड को बंटने नहीं देंगे। चलिए भट्ट जी, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि जनरल सवाल है और आमजन का सवाल है। हर आदमी इस बात पर जो है ना, पता नहीं सोचता है या नहीं सोचता है, लेकिन कभी कभी जैसे हम जो है ना फील्ड में जाते आप तीखे सवाल करते हो, ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हम ना राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमें कहीं दिक्कत नहीं है, हमें तो बड़ी खुशी होती है, कम से कम कोई पूछे तो। चलिए, मिड डे मील योजना को आप किस तरीके से देखते हैं? कहाँ शुरुआत हुई थी और आज कहाँ एंड हो गया है? क्या इसका राजनीतिकरण हुआ है? अच्छा, आपने एकदम स्वीप कर दिया, अब मिड डे मील पे आ गए हो, यानी कि सरकार की, आप सरकार की नीतियों पे बात कर रहे हो। देखिए, मेरा दृष्टिकोण यह है, भारत देश के अंदर मिड डे मील की योजना बहुत अच्छी थी। एक स्कूल के अंदर हर परिस्थिति का बच्चा आता है,
उस छोटे से मन मस्तिष्क में ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि एक के टिफ़िन में अच्छा है, एक के टिफ़िन में थोड़ा कम है। इस भेदभाव को दूर करने के लिए जिसने भी इस भारत की योजना में बैठकर इस मिड डे मील की बात कही वो बहुत अच्छी थी। समान व्यवस्थाओं के अंदर समान खाना खाकर बच्चों के अंदर जो संपन्नता मानसिक रूप से आती है, ना भेदभाव, ना जाति, ना धर्म, सब एक। योजना बहुत अच्छी थी, मगर मैंने कहा ना कि जब कॉरपोरेट जगत के नेताओं को पैर पकड़ के जिताओगे तो फिर मिड डे योजनाओं में भी धोखा खाओगे। आज मिड डे मील योजना केवल राजनीति का शिकार हो रही है, और जो मिड डे मील की योजनाओं का लाभ लेने वाले बच्चे हैं वो चपड़ासी और क्लर्क बनने लायक नहीं बन पा रहे हैं। इसके पीछे की सच्चाई ये है कि बड़े बड़े पूंजीपति नहीं चाहते गरीब का बच्चा अफसर बने, इसलिए उनको राजनीतिक रूप से गुलाम बनाने के लिए इस मिड डे मील योजना में अक्सर नेता सड़कों पे कहते फिरते हैं हमने गरीबों के लिए मिड डे मील योजना चलाई। ये जो मानसिक रूप से गरीब बनाने की जो सोच इन राष्ट्रीय पार्टियों की है, उत्तराखंड क्रांति दल ऐसी सोच का विरोध करती है। मिड डे मील योजना बहुत अच्छी थी, मगर इसका राजनीतिकरण हो गया, जिस कारण मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे का शोषण हो रहा है। राइट टू एजुकेशन और राइट टू इक्वलिटी, दोनों फंडामेंटल राइट हैं। बिल्कुल। क्या इनका हनन इस मिड डे मील्स के रिलेशन में कहीं हनन होता हुआ दिखाई देता है? देखिए, अगर आप इसको इसी से जोड़ के देखिए, मिड डे मील का क्लियर हो गया, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए ना। जरा आंकड़े देखिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को वो शिक्षा मिल रही है। मैं देहरादून में आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ, फाइट अगेंस्ट करप्शन पर काम करता हूँ। जिनके 6-6 ट्रक चल रहे हैं, जो रिटर्न भरते हैं, उनके बच्चे जो है इसका लाभ ले रहे हैं। आप सेंट जोसेफ में चले जाइए, आप किसी बड़े कॉलेज में चले जाइए, बता दीजिए कितने गरीब के बच्चों को जो है इसमें इसका लाभ मिल रहा है, किसका मिल रहा है? हर जगह। मैंने कहा ना कि जब आप कॉरपोरेट जगत को सत्ता के नज़दीक बैठाओगे तो इसके लाभ वही लेंगे जो सिंचित करते हैं, और उसका दुर्भाग्य है गरीब को उसका लाभ नहीं मिलता। एक सवाल भट्ट जी, यहाँ के जो युवा हैं, हाँ जी, क्योंकि तकरीबन 20 साल बने हुए उत्तराखंड को हो गया है जी, और उसके साथ अपना उत्तराखंड अब इस वक्त जवानी आप कहिएगा जी, जिन लोगों ने उस वक्त किसी भी संस्था के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से नौकरी का लालच जो है ना, अपना उत्तराखंड होगा, अपनी नौकरियां होगी, उस दौरान में कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे कर लिए कि हाँ नौकरी हासिल की। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ऐसी स्टेज में आ गए हैं, तकरीबन 40 या 45 या 45 प्लस, आज उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं। देखिए, बहुत मतलब इतना बेहतरीन सवाल आपने किया। देखिए, उत्तराखंड राज्य मांगा क्यों गया था कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में विषम भौगोलिक परिस्थितियों में बच्चे पढ़ते थे, गिर्द आकर बड़ा कंपटीशन नहीं कर पाते थे। हमारा राज्य बनेगा, हमारी अपनी बोली भाषा होगी, हमारा अपना निजाम होगा, तो हम उन पिछड़े लोगों को सामाजिक उसमें आगे करेंगे और राज्य का विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे। यही सोच के राज्य बना था। राज्य बनने के बाद एक पीढ़ी तो हमारी, वकील साहब उसमें आप भी हो, एक पीढ़ी हमारी आंदोलन में बर्बाद हो गई, वो नौकरी से नहीं लग सकी। दूसरी पीढ़ी जो राज्य बनने के 96-97 के बाद जिन्होंने जन्म लिया और राज्य बनने तक 15, 12, 13 साल तक वो जवान हुए, 18-20 की इर्द गिर्द की एज में आए, उनको नौकरी सरकार के गलत नियोजन के कारण नहीं मिली। दूसरी पीढ़ी वैसे बर्बाद हो गई। तीसरी पीढ़ी अब बर्बादी के कगार में खड़ी है। नौकरियां हैं नहीं, सरकार खत्म कर रही है। 19 लाख लोग रजिस्टर्ड बेरोजगार उत्तराखंड के अंदर हो चुके हैं और अभी सेवा नियोजन कार्यालय में 11 से 12 लाख लोग तैयारी में खड़े हैं नौकरी के लिए। ऐसी विषम परिस्थितियों में ये 22,000 संविदा कर्मचारी ये उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। सरकार कह रही है कि उत्तराखंड में पहाड़ में नौकरी करना नहीं चाहते। ये वो लोग हैं जो पहाड़ के विषम भौगोलिक परिस्थितियों में नौकरी कर रहे हैं। सरकार इनको नौकरी तो देना छोड़िए ना, नौकरी से हटा रही है। जब हाईकोर्ट कह रहा है कि समान कार्य समान वेतन और नौकरी के सापेक्ष आपने नौकरी दी है, ये वही ऐसा नहीं लगे किसी ने रख दिया, इंटरव्यू दे के नौकरी लगे हैं, तो सरकार को कम से कम समान कार्य समान वेतन के तहत नौकरी तनख्वाह तो दे दे। ठीक है, सरकारी एम्प्लॉय ना बनाइए, आप इनके वैसे भत्ते ना दें, पर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें। मगर सरकार कितनी बेईमान है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। देखिए, इनको नौकरी नहीं देनी, मनरेगा वाले परेशान, आंगनवाड़ी वाले परेशान, 108 वाले नौकरी से बाहर कर दिए, आशा कार्यकर्ती परेशान। आखिर इस राज्य में खुश कौन है? खुश कौन है मैं बता देता हूं। मंत्री हैं सहकारिता के, अभी भ्रष्टाचार में नाम आ रहा है उनका। आपने देखा ना कितना बड़ा घोटाला।
घोटाला जो उच्च शिक्षा में इंटर फेल, एसोसिएट प्रोफेसर, स्थानीय लड़का जो पीएचडी करा उसे नौकरी नहीं मिल रही। शिक्षा विभाग में आए दिन फर्जी टीचर, जेई एई फर्जी डिग्री लेके नौकरी पा रहे। भाई जो यहाँ का मूल निवासी है उसे नौकरी नहीं मिल रही, मगर बिहार से कलकत्ता से फर्जी डिग्री लाके उन्हें नौकरी मिल रही। ये कौन कर रहा है? यही चीज है। भट्ट जी, एक सवाल ये भी है कि आदमी बीते हुए वक्त को देखते हुए आगे की कुछ प्लानिंग करता है, जी, सोचता है जी। उत्तराखंड के इतिहास की अगर हम बात करें तो बीता हुआ वक्त अगर हम अपनी आंखों के सामने उस मंजर को लेके आते हैं तो तकलीफ तो होती है। क्यों नहीं? दूसरे ये कि कुछ बहनों के भाई गुजर गए, कुछ माओं की गोद सुनी हो गई, कुछ के माथे का सिंदूर चला गया, कुछ विधवा हो गई। तो ये सब मंजर तो आपकी आंखों के सामने हुआ है। उसको सामने रखते हुए आज आप अगर सोचते हैं अपने उत्तराखंड को, तकलीफ तो बिल्कुल होती होगी आपको। वकील भाई, आपने मतलब नहीं, मुझे भी तो ये ऐसी बात कह दी कि मैं उस तरफ देख नहीं सकता। जाके देखिए जिन्होंने शहादतें दी हैं उस उत्तराखंड के लिए, उनके घर में 2 टाइम चूल्हा नहीं जल रहा। दुर्भाग्य हमारा ये है कि जिन्होंने इस राज्य के लिए अपने प्राण दिए उनकी स्थिति खराब है। किसके लिए रोएं? मैं पूछना चाहता हूँ, दीनदयाल ने कौन सी हमारे लिए विकास का कार्य किया? उत्तराखंड के अंदर हमारे शहीदों का अपमान हो रहा है। हमें मालूम है दर्द क्या है। हम सिर्फ रो सकते हैं जनता के आगे अधीन, क्योंकि जनता सत्ता नहीं दे रही। मगर जिन्होंने हमारी माँ बहनों के साथ गलत किया वो आज हमारे मुख्यमंत्री बने, वो आज हमारे नेता बने, वो हमारे आदर्श बने। वकील भाई, दुख होता है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है उन 42 परिवारों ने जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। क्या हमारी इतनी औकात नहीं है इस सरकार में कि उनको इतना सम्मान दे सके कि लोग आदर्श समझे उन्हें हमारा? उन माँ बहनों को आज भी नेताओं के पीछे 2-2 हज़ार रुपये की तनख्वाह के लिए भटकना पड़ रहा है। शर्म आती है वकील भाई। इसे मेरी तुम कमजोरी मत समझना, ये आग है अंदर की। नहीं, ये अंदर तो बिल्कुल जो है ना, मैं जब भी कभी शहीद स्थल जाता हूँ तो सिर्फ उन तस्वीरों को ही साफ करके चुपचाप आ जाता हूँ। हालांकि जिस हालात में अगर देखा जाए कि वो जिनकी शहादत के बलबूते पर आज हम इस मकाम पर हैं कि अपने उत्तराखंड में बैठे हुए हैं, लेकिन कहने को अपना ये मुझे भी बड़ी तकलीफ़ होती है। क्योंकि आज अगर देखा जाए कि अगर शहीद स्थल की हालत आप जाकर देखें, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मत जाएं, आप बिल्कुल जाकर देखिएगा कि वाकई वो शहीद वहाँ पर ऐसे हैं कि तस्वीरों में ही आप सिमट कर रह गए। कुछ तस्वीरें तो ऐसी हो गई हैं कि बिल्कुल धुंधली हो गई हैं। बड़ा दुख होता है, दर्द होता है कि अपने ही घर के अंदर अपने ही लोग पराए हो गए हैं। चलिए अगले सवाल पर आता हूँ। शांति प्रसाद भट्ट जी, मुझे भी तकलीफ़ है, आपका एक सेंसिटिव सवाल आ गया था और आपको भी तकलीफ़ हुई और मुझे भी इस बात का दर्द है। दूसरा अगला सवाल, आप थोड़ा पानी ले लीजिएगा, क्योंकि वाकई जब आदमी बीते हुए कल को देखता है तो वाकई तकलीफ़ तो होती है। क्योंकि वो मंज़र और वो खौफनाक मंज़र ही मैं उसको कहूँगा, वो भट्ट जी ने अपनी आँखों से देखा है। और जितनी शहादत है ऐसे ऐसे लोगों की भी गई हैं, वाकई तकलीफ तो होती है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। प्रेजेंट सीएम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी सारी चीज़ का सार मैं बता देता हूँ। ये राज्य है जिसने देश में जर्नल दिए हैं, NSA दिए हैं। ये वो राज्य है कि हर दिन तिरंगे से लिपटकर उत्तराखंड का एक वीर इस देश की शान और बान को बढ़ाने के लिए काम करता है। इतना महान क्षेत्र, इतने योग्य व्यक्ति, और सीएम कौन है? भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है, सनातन धर्म की पार्टी कहती है, देशभक्त पार्टी कहती है। उनके मुख्यमंत्री क्या जवाब देते हैं? गाय ऑक्सीजन छोड़ती है, ऑक्सीजन लेती है। मुझे जिलों से फीडबैक मिल रही है कि केदारनाथ में जो मरे हैं इनको जो है मोक्ष मिलेगा। जिले से फीड मिल रही, मतलब डीएम बता रहे हैं इनको कि वो मोक्ष में चले गए जो केदारनाथ में। ये मुख्यमंत्री हैं जो -1% बेरोजगारी बताते हैं। कितनी शर्मसार बात है। मुख्यमंत्री मालूम है राज्य को रिप्रेजेंट करता है और ऐसे बयान। एक है चलो वो अच्छे थे, बुरे थे, 4 साल राज्य को बर्बाद करके चले गए, नौकरियां नहीं मिली, 50,000 नौकरी देना छोड़ दीजिए, लोकायुक्त कानून भूल गए, उत्तराखंड भ्रष्टाचार के अखंड डूब गया, 64 ये जो NS घोटाले बाद छूट गए,
छोड़िए इन विषयों को, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर का मैटर है। भाजपा ये बताने को तैयार नहीं है कि ये मुख्यमंत्री लायक थे या नालायक। लायक थे तो हटाया क्यों, और नालायक थे तो बताते क्यों नहीं। अब दूसरे बैठे। देखिए मैंने कहा ना, किसी राज्य को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, जैसा राजा वैसी प्रजा। दूसरे मुख्यमंत्री बैठते क्या कहने लगे, बताइए दूसरे मुख्यमंत्री जी, बताइए 20 बच्चे पैदा करोगे केवल 5 किलो राशन के लिए। एक तरफ एक वर्ग को आप ये कहते हो कि ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश के अंदर जो है जनसंख्या पैदा बढ़ा रहे हैं, दूसरे आप ही उस बात को खंडन करके ये कह रहे हो कि 5 किलो राशन आपको इसलिए मिली क्योंकि आपके घर में एक बच्चा था, 20 पैदा करते 1 क्विंटल मिलता। मुख्यमंत्री, एक राज्य का मुख्यमंत्री, देवभूमि का मुख्यमंत्री ये कहता है मैं हवाई जहाज में बैठा, मैंने पहले बेटी की टांग देखी, फिर घुटने देखी, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ देखा। ये मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण होना चाहिए। शर्म आती है। और एक 5वीं का बच्चा भी जानता है कि हमारे ऊपर किन आतताइयों ने राज किया। वो कह रहा है हमको अमेरिका ने 200 साल गुलाम बना दिया। इतने अशिक्षित मुख्यमंत्री, वो भी उत्तराखंड के, ये हमारा अपमान है। ये पीड़ा हमारी है कि हमारे ऊपर ऐसे व्यक्तियों को थोपा जा रहा है। यदि ये अरस्तु के संघर्ष के साथ बने होते तो उत्तराखंड आज चाणक्य से जाना जाता। उत्तराखंड के अंदर विद्वान लोग रहते हैं, मगर उत्तराखंड को किस में जाना जा रहा है। अमूमन देहरादून के अंदर जोक चल रहे हैं, यार वो कपिल शर्मा शो बंद हो गया था, आज दूसरा कपिल शर्मा शो मुख्यमंत्री जी के द्वारा चल रहा है। जब बोलते हैं हंसी आती है, यार बड़ा दुख की बात है, उन्होंने कोरोना हो गया, भगवान उन्हें ठीक करे, जल्दी स्वस्थ करे, देवभूमि में मुख्यमंत्री जी को स्वस्थ करो। मैंने भाई क्यों, कि वो इसलिए कि तो कॉमेडी शो दोबारा शुरू हो जाएगा, और मैंने सुना है कि वो अब स्वस्थ हो गया, वो कॉमेडी फिर शुरू करने वाले हैं। ये मुख्यमंत्री का चेहरा है। शर्म आती है हमको। हम पढ़े लिखे राज्य के लोग हैं, 95% हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री, ये अरस्तु की जो आपने कोड करके कही थी ना, उसका ठीक उल्टा है ये मुख्यमंत्री। और आज लोकतंत्र में कॉरपोरेट जगत जो मुख्यमंत्री बना रहा है, ये सिर्फ चरण वंदना से बन रहे हैं। संघर्ष से बन रहे होते तो शांति प्रसाद भट्ट जैसे लोग होते। इस राज्य के अंदर, भाजपा के अंदर एक से एक विद्वान है। देखिए मेरे राजनीतिक विचारधाराओं में अलग हो सकता हूं, कांग्रेस भाजपा से मेरी नहीं बनती, मगर कई कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जिन्हें सैल्यूट करते हैं दिल से। सुरेंद्र आर्य जी को मैं आज भी सलाम करता हूं इस बात को लेकर, क्या सादगी है उनके अंदर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोहन सिंह गांववासी क्या नेता है। तो ये देखिए सवाल विरोध का नहीं है, सवाल है भाजपा कांग्रेस में अच्छों को फेंको, गधों को आगे करो और उत्तराखंड को लूटो। यही तो हो रहा है इन 20 सालों में, यही हुआ। उसी के बाद आज राज्य कर्ज की गत में डूब गया, नौकरी मिल नहीं रही। चलिए वक्त भी थोड़ा सा कम है, एक आखिरी सवाल जो है ना, और मेरे जहन में था, जनता से जुड़ा हुआ ही है कि राजनीति और धर्म जी और असली सनातन धर्म क्या क्या शिक्षा देते हैं, जरा प्रदेश की जनता को बता दीजिए। देखिए राजनीति हो चाहे जाति हो धर्म हो, किसी भी धर्म में जितना मैंने पढ़ा है, कहीं ना तो नफरत बताई जाती है, ना कहीं समाज को तोड़ने की बात की जाती है। सभी का मंत्र एक ही है, अपने राज्य से लेके देश के विकास में एकता के साथ जियो। यही हमारा संविधान भी कहता है। मगर ठीक इसके उल्टे राजनीति में एक बहुत बढ़िया मंत्र चल रहा है, समाज में इस कदर तोड़ दो कि जो पैसे से मैनेज कर ले वो सत्ता के नज़दीक जाए। ये हो रहा है, इसका खामियाजा राज्य भी भुगत रहा है, देश भी भुगत रहा है। जिस दिन पढ़ा लिखा समाज इस बात को समझ जाएगा, वो वोट करने जाएगा। हो क्या रहा है कि पढ़ा लिखा समाज वोट करने जाता नहीं, और कम पढ़े लिखे लोग भावनाओं में भटक जाते हैं। उसका परिणाम गधे हम पे राज करते हैं। चलिए भट्ट जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मैं चाहता हूं कि हालांकि सवालों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन वक्त थोड़ा सा कम है। एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इंसानियत से बड़ा धर्म, सियासत या मामलात को दुरुस्त रखने से बड़ा धर्म कोई नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लाभ के लिए ये जो राजनीतिक पार्टियां अपने निजी हित के लिए, देश हित की तो बात जो कुछ हो रही है जनता खुद देख रही है कि कुछ ऐसे भी वर्गों को एक तोड़ने की कोशिश की जाती है, जहां सिर्फ ये बिल्कुल साफ तौर से दिखाई देता है कि अपने राजनीतिक हित के लिए किया जाता है। लेकिन कोई भी मज़हब, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या अन्य कोई भी मज़हब हो, सब एक ही बात के ऊपर जोर देते हैं कि इंसानियत से बड़ा मज़हब कोई नहीं है। हालांकि आपने ये बात बहुत सी बड़ी बड़ी रैलियों में
बड़े बड़े नेताओं के मुंह से भी सुनी होगी कि इंसानियत से बड़ा मज़हब कोई नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ज़बान पर ही रहती है। ज़रूरत इस वक्त इस बात की है कि हकीकत में हम एक दूसरे के दुख को और दर्द को और अपने पड़ोसी को और अपने घर को इस काबिल बनाएं कि जिससे हम और लोगों की भी मदद कर सकें। आज मेरे साथ इतना ही, इजाज़त, नमस्कार।